हेलो बच्चों। तो आज हम अपना अध्याय 5 का जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो है लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। ठीक है, यानी कि आज के हम टॉपिक में ये जानेंगे कि कैसे किसी जीव में ये पता चलता है कि ये नर बनेगा या फिर ये मादा बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। अगर हम मनुष्य के संदर्भ में ये सारी बातें समझें तो आप लोगों को पता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो होता है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। ये छोटी मोटी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो अपनी 11वीं कक्षा में। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। आपको पता है कुल गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मनुष्य में वो कितनी होती है, 46। ठीक है, और इनमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों, उन्हें हम नाम देते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र। और जो बाकी के 2 बचे होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं उन्हें हम, लिंग गुणसूत्र। यस, ठीक है। अगर इन्हें हम जोड़े में पढ़े तो 46 को हम लिख सकते हैं 23 जोड़े। अगर कोई आपसे पूछे कि मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आप बोलेंगे 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और कायिक गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं 22 जोड़ी। और लिंग गुणसूत्र आप कहेंगे 1 जोड़ी, क्योंकि 2 है यानी कि एक पेयर की बात हो गई। यहाँ पर 1 जोड़ी गुणसूत्रों की बात हो रही है। तो ये वाली चीज़ तो मैंने लिखी है मनुष्य के बारे में। ठीक है, अब बात समझते हैं कि कायिक गुणसूत्र क्या है और लिंग गुणसूत्र क्या है। कायिक यानी कि इसे हम दैहिक भी कहते हैं, यानी कि जिससे देह का निर्माण होता है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये 44 गुणसूत्र जो हैं, ये कायिक गुणसूत्र जो हैं, ये नर और मादा दोनों में समान रहते हैं, यानी कि बिल्कुल हूबहू होते हैं। उनकी जो संरचना होती है, आकार जो होता है, वो नर और मादा में बिल्कुल समान होते हैं। बस जो अंतर होता है वो लिंग गुणसूत्रों का होता है। कैसे होता है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र जो है वो नर में तो पाया जाता है XY और मादा में पाया जाता है XX। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो लिंग गुणसूत्र है वो मैं फिर से बता दूं, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में, ह्यूमन में। ठीक है, तो जो लिंग गुणसूत्र हैं वो कितने पाए जाते हैं, 1 पेयर। हिंदी में कह सकते हैं इसे 1 जोड़ी। 1 जोड़ी यानी कुल कितने हो गए, 2। कौन कौन से, नर में होते हैं XY और मादा में पाए जाते हैं ये XX। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। मैं फिर से बता दूं, 2 तरीके के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुणसूत्र क्या है। ये गुणसूत्र वाला टॉपिक भी आप अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। गुणसूत्र क्या होते हैं बच्चों, गुणसूत्र वे होते हैं जिन पर DNA लोकेटेड होते हैं, यानी कि जिन पर जो आनुवांशिक पदार्थ हैं DNA, जो कि पेरेंट से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, वो उपस्थित रहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि सजीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका के बीच में क्या है, केंद्रक। केंद्रक के बीच में क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में हम कहते हैं गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों के ऊपर ही क्या चीज़ उपस्थित रहती है, DNA। और ये DNA बने होते हैं, आपको पता है, जीन के बने हुए होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ जिन्हें हम नाम देते हैं। तो इसीलिए गुणसूत्रों का योगदान होता है आनुवांशिकता को जनक से बच्चों में स्थानांतरित करने का। फिर से सुन लीजिए आप लोग, आपको पता है कि ये है कोशिका।
अगर हम प्लांट सेल की बात करें, जिसे हम पादप कोशिका कहते हैं हिंदी में, या फिर जंतु कोशिका की बात करें, तो अगर इसका एक सामान्य चित्र बनाएं तो ये हमारी कोशिका है, ये बीच में हो गया केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर जो है वो गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र जो रहते हैं बच्चों को जोड़ी में उपस्थित रहते हैं, ठीक है, कैसे, पेयर्स में उपस्थित रहते हैं। अब इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या चीज उपस्थित रहती है, डीएनए उपस्थित रहते हैं। और डीएनए आपको पता ही है, डीएनए बने हुए होते हैं जीन से। जीन क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। अब ये गुणसूत्र दो तरीकों के होते हैं। पहला होता है उनमें कायिक गुणसूत्र, जिनकी संख्या कितनी है, 44। कितनी है कुल उनकी, 44। और जिन्हें हम 22 जोड़ी भी कह सकते हैं, जो नर और मादा में बिल्कुल सेम टू सेम है, समान होते हैं। परंतु जो अंतर पाया जाता है वो लिंग गुणसूत्रों का पाया जाता है। नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY, और मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम में, बल्कि इस साल जब मैंने कॉपी जांची है उस दौरान भी मैंने देखा कि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को समझाइए। तब आपको सारी चीज़ें लिखनी है उसमें, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं, दैहिक गुणसूत्र यानी कि कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं, लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, फिर इनके बारे में ये सारी चीज़ें समझानी है आपको कि नर में XY होते हैं, मादा में XX होते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, आगे कैसे आप लिखते चलेंगे, नर और मादा ये हो गए जनक, क्या हो गए ये जनक। जब इनमें युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे, युग्मक, तो X यहाँ हो गया, Y ये पृथक हो गए, अलग अलग। आपको मेंडल के नियम याद आ रहा होगा, ये XX। अब जब इनके मध्य निषेचन होगा, इसका इसके साथ तो XX, फिर इस X का दूसरे X के साथ तो ये भी XX, फिर इस Y का इस X के साथ तो XY, फिर इस Y का दोबारा से X के साथ, तो ये क्या हुआ XX, यानी कि ये क्या हो गई, लड़की। संतान जो उत्पन्न हुई है, ये संतानें बनी है, तो ये XX अगर किसी बच्चे का गुणसूत्र है तो हम कहेंगे कि भाई संतान क्या हुई है, लड़की। ऐसे ये भी XX है तो ये भी क्या हो गई, ये भी लड़की पैदा हुई है। अगर XY है तो ये हो गया लड़का, ये XY है तो ये भी हो गया लड़का, ठीक है। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई, इससे हमें ये चीज़ समझ में आई कि 50% चांसेस रहते हैं लड़की होने के, और 50% ही चांसेस होते हैं लड़का होने के। यहाँ तक आपका वो आंसर कंप्लीट होगा जो मैंने अभी पूछा था आपसे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। आप पूरा ऐसे ही लिखेंगे। अब ये 50% आया कैसे है, आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 4 संतानें हैं, 4 में से 2 लड़की हैं और 2 लड़के हैं, तो हो गए ना 50-50 चांसेस। तो इसीलिए 50% लड़की और 50% लड़के होने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है बच्चों। तो ये तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी मनुष्य के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो और अन्य जीवों में कैसे होती है। तो इसलिए हमारी जो हेडिंग है वो है गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो अभी हमने पहले समझा था। नंबर 1 जो है इसमें XXXY गुणसूत्रों द्वारा, XXXY गुणसूत्रों द्वारा किसमें पाया जाता है ये उदाहरण, ये पाया जाता है मनुष्य में। उदाहरण कौन कौन से हो गए इसके, मनुष्य में और ड्रोसोफिला मक्खी में, ड्रोसोफिला मक्खी में इस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ी कम स्पेस बाकी है तो मैं सारा मिटा रही हूँ, आप लिखते चलेंगे। वही चीज़ लिख रही हूँ जो अभी हम पहले लिख चुके हैं, नर
मादा, इनके मध्य निषेचन करवाएंगे। नर के भीतर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, मैंने आपको भी बताया, क्रोनियम कहते हैं XY, ये होता है XX, ये है जनक। ठीक है, अब बनेंगे इनमें से युग्मक। युग्मक जब बने तो ये हो गया X, ये हो गया Y, ऐसे ही ये वाला हो गया आपका X, ये X, अब इसका मिलान इसके साथ XX, फिर इसका मिलान दूसरे वाले के साथ XX, फिर इस Y का मिलान इसके साथ XY, ऐसे गोल कर दीजिए तो आपको अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगी ये चीज़ें। X Y हो गई ना चार संतानें ये। तो फिर से वही चीज़ लिखेंगे, ये लड़की, ये भी लड़की, ये लड़का और ये भी लड़का। तो इस तरीके से 50% लड़की होने की संभावना रहती है और 50% लड़का होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं F1 पीढ़ी या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जिसे हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं बच्चों, ये XXXY गुणसूत्रों द्वारा निर्धारण हुआ है लिंग का। और ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था मनुष्य में, तो एक मक्खी होती है जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला, उनमें भी सेम इसी तरीके के गुणसूत्र पाए जाते हैं XY और XX। उन ड्रोसोफिला मक्खी में भी जो नर होता है उसका गुणसूत्र XY रहता है, और जो ड्रोसोफिला मक्खी में मादा होती है उसमें उनका गुणसूत्र XX होता है। और मनुष्य के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि मनुष्य में भी मादा में गुणसूत्र XX होते हैं और मनुष्य में जो नर होते हैं उनमें गुणसूत्र XY होते हैं। यानी कि ड्रोसोफिला मक्खी और मनुष्य दोनों में ही लिंग गुणसूत्र समान होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा पहला कि XX और XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब नंबर 2 देखते हैं कि कैसे लिंग निर्धारण होता है दूसरे तरीके के गुणसूत्रों द्वारा। दूसरा जो है बच्चों वो ये है XXXO गुणसूत्रों द्वारा। XXXO गुणसूत्रों द्वारा, इसमें आपको मैं ये चीज़ बता दूं, जो ये पहले वाला होता है ये हम मादा के लिए लिखते हैं। ये याद करने का एक ट्रिक बता रही हूँ। जैसे पहले मैंने आपको लिखाया था XXXY, XX वो भी हमने पहले लिखा मादा के लिए, XY था वो लिखा हमने नर के लिए। तो यहाँ पर भी ये जो है XX ये मादा है और ये X0 भी कह सकते हैं इसे, या फिर XO भी पढ़ते हैं इसे हम, ये नर में होता है। इस O का मतलब क्या है, ज़ीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई गुणसूत्र नहीं है, ये अकेला रहता है। यहाँ पर इस चीज़ की अनुपस्थिति है, ये गुणसूत्र अकेला रहता है यहाँ पर, जबकि होना चाहिए पेयर में। पर ये एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, अलग हटके चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये जो गुणसूत्र है X ये अकेला रहता है, जो दूसरा गुणसूत्र है उसकी अनुपस्थिति यहाँ पर रहती है। किस में पाए जाते हैं इस तरीके के गुणसूत्र, आप उदाहरण लिख लीजिए। खटमल, ठीक है, टिड्डी और कृमियों। ठीक है, ये सभी मैं समझती हूँ कि आपको पता होगा खटमल क्या होता है, टिड्डी क्या होता है। टिड्डी का आजकल बहुत न्यूज़ चल रही है कि टिड्डी भारी संख्या में भारत में आ गए हैं और फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, और कृमियों में यानी कि ये जितने भी मैंने यहाँ पर ये जीव लिखे हैं इन सभी में इस तरीके के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब सेम वैसे ही देख के देखेंगे XX ये मादा है, मादा में तो दोनों गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में क्या है, एक गुणसूत्र की अनुपस्थिति रहती है, वो एब्सेंट रहता है। ये हो गए जनक। अब जब इनमें गुणसूत्र बनेंगे तो ये अलग हो जाते हैं, X और O हो गए, फिर इनके मध्य निषेचन होगा XX, ठीक है, XO बन गया ये, XX बन गया ये, और ये फिर से XO बन गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये XX है, यानी कि ये क्या है, ये मादा होगी।
आप मादा लिखें चाहे लड़की लिखें, एक ही बात है। मैं मादा लिख रही हूँ यहाँ पे। XO है, ये है नर। संतान को ऐसे गोल में कर देते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए। XX है यानी कि ये भी मादा है, और ये भी XO है यानी कि ये नर है। समझ में आई आपको ये बात क्या हुआ यहाँ पर? XX है, ये XO है, ये XX लिखा है, ये मैंने यहाँ पर XO लिखा है। XO यानी कि नर है और XX है वो मादा है। तो यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं कि 50% चांसेस, सेम वही वाली बात है, नर होने के 50% चांसेस जो है वो है मादा होने के चांसेस। सेम वही वाली बात जो पहले हमने लिखी थी XX और XY गुणसूत्रों में। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस तरीके के गुणसूत्र अन्य जीवों में पाए जाते हैं। अगला है बच्चों ZW ZZ गुणसूत्रों द्वारा। क्या लिखा मैंने? ये ZW और ZZ गुणसूत्रों द्वारा। मैंने बताया पहले जो हम लिखते हैं वो हम मादा के लिए लिखते हैं, तो आपको ऐसे याद करना इजी रहेगा। ये है मादा, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर नर। सबसे पहले इसके उदाहरण लिख लीजिए। ये पाया जाता है कीटों में, ठीक है, मछलियों में, और पाया जाता है ये रेप्टाइल्स में, जिन्हें हम कहते हैं सरीसृपों। सरीसृपों मतलब होता है जो रेंगने वाली जीव होते हैं, जैसे आपके स्नेक हो गए यानी कि सांप हो गए, क्रोकोडाइल हो गए जिन्हें हम मगरमच्छ कहते हैं, ठीक है, और कछुआ हो गया, ठीक है, लिजार्ड, छिपकली वगैरह हो गई। तो इन्हीं सबको हम कहते हैं सरीसृप या फिर इंग्लिश में कहते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये तो मैंने उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर। अब मादा है, मादा के अंदर जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है उसे कहते हैं ZW। नर में जो पाया जाता है वो ZZ पाया जाता है। सेम वैसे ही करेंगे आप यहाँ पर आप लिखते चलेंगे, मैं नहीं भी लिख रही हूँ तो आपको लिखना है। ये जनक है, अब यहाँ पर ये बन जाएंगे युग्मक Z और ये W, ये ZZ हो जाएगा। अब इनके मध्य आपको निषेचन करवाना है। ZZ ZZ ZW और ये ZW। ZZ है यानी कि ये नर है, ZZ है ये भी क्या है, ये भी नर है। ZW है यानी कि ये मादा है, और ये ZW है यानी कि ये भी मादा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है, 50-50% चांसेस रहते हैं लड़की और लड़का होने के, नर और मादा होने के। ठीक है, अगला हम देखते हैं अगले किस तरीके के गुणसूत्र पाए जाते हैं। वे जो गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों उसे कहते हैं Z0 या फिर ZO भी पढ़ते हैं इसे, ZZ गुणसूत्रों द्वारा। गुणसूत्रों द्वारा उदाहरण, इसके उदाहरण आप लिखेंगे तितलियों में और मॉथ में। तितलियाँ जिन्हें हम बटरफ्लाई कहते हैं, आप जानते ही हो। मॉथ आप लोगों के लिए, बहुतों के लिए नया हो सकता है। मॉथ क्या होता है? ये भी तितली के वंश में ही गिने जाते हैं, पर ये इतने रंग बिरंगे नहीं होते हैं जितने तितली होते हैं, यानी कि ये बहुत हद तक तितली जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत रहती है कि ये बहुत ही शांत प्राणी माने जाते हैं। जहाँ पर ये चिपक जाते हैं, मान लो यहाँ चिपक गए तो ये चिपके ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद ये हटते हैं। आपको याद आ रहा होगा, दिखते ही तितली जैसे हैं, लेकिन जितनी तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं उतने ये रंग बिरंगे नहीं होते हैं। तो इनका जो ऑर्डर रहता है, यानी कि जिस वर्ग में ये पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लेपिडोप्टेरा। यानी कि दोनों का जो वर्ग है तितलियों और मॉथ का वो समान रहता है। ये आपको मैं आपकी जीके के लिए बता रही हूँ, सामान्य ज्ञान के लिए। फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे कि ZO और Z गुणसूत्र जो है ये ZZ लिखा है,
ZO और Z गुणसूत्र जो है ये तितलियों और मोथ में पाया जाता है। इनमें भी ये जो पहला वाला है ये मादा है, मादा और ये नर। मादा में ZO और नर में ZZ। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, इसके युग्मक बनेंगे Z और O, तो इसके भी बनेंगे Z और Z। फिर इनके मध्य निषेचन होगा, ZO बन गया, तो सॉरी इसके मध्य नहीं होगा, इसके और इसके मध्य होगा, तो ZZ हो गया, ये भी ZZ हो गया, फिर ये ZO हो गया और ये भी लास्ट में ZO हो गया। तो ZZ है यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया नर, और ZZ है ये भी हो गया नर। यहाँ पर ZO है तो ये हो गया मादा, और ZO ये भी हो गया मादा। तो यहाँ पर भी 50-50% चांसेस बने रहते हैं नर और मादा के होने में। अच्छा, ZO है, यहाँ पर फिर से वही वाली बात है कि एक गुणसूत्र जो है वो अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, जबकि जो नर है उसमें दोनों गुणसूत्र उपस्थित हैं समान ZZ। लेकिन मादा के पास क्या है, सिर्फ एक Z होता है और दूसरा नहीं होता है। अगला हम देखेंगे अगली कौन सी विधि है जिसके द्वारा जीवों में लिंग निर्धारण होता है, जो कि लास्ट है। सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। ZW गुणसूत्र किस में है, ZZ किस में है, ZZ ZO गुणसूत्र किस में है। बच्चों लोग उल्टा फुल्टा उदाहरण लिख देते हैं इसका, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें याद रखनी है। अगली जो चीज़ है वो है द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि। द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि, ये वाली जो क्रियाविधि पाई जाती है ये पाई जाती है चींटियों में, ठीक है, और पाई जाती है ये मधुमक्खियों में। किसमें, मधुमक्खियों में। मधुमक्खियाँ तो सबने देखी होंगी, मधुमक्खियों का छत्ता जिससे शहद की प्राप्ति होती है, ठीक है। मधुमक्खियों में आपको पता होगा कि एक होती है रानी, जिसे हम क्वीन भी कहते हैं इंग्लिश में। ये एक ऐसी प्राणी होती है, ये द्विगुणित होती है। जैसे कि हम, अगर हम बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि मनुष्य कैसा प्राणी है, अगुणित है या द्विगुणित है, तो हम लोग द्विगुणित हैं, 2N है। 46 गुणसूत्र हैं, यानी कि हमारे में 23 जोड़ी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग द्विगुणित हैं। ऐसे ही जो रानी मधुमक्खी होती है वो भी द्विगुणित ही होती है। इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 32। ये जो मैंने कोष्टक में लिखा है बच्चों, ये क्या लिखा है, गुणसूत्रों की कुल संख्या। रानी के अलावा जो दूसरी तरीके की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम नाम देते हैं श्रमिक। इंग्लिश में इन्हें हम नाम देते हैं वर्कर, काम करने वाले, जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मेनली फूल में से नेक्टर लाते हैं, यानी कि जो फूलों का रस उठाकर लाते हैं छत्ते में और फिर छत्तों में शहद का निर्माण करते हैं। रानी तो पूरे छत्ते में सिर्फ एक ही रहती है, और एक के अलावा जो सारी अन्य होती हैं वो निरंतर काम करती रहती है, तो ऑर्डर देती है रानी। और श्रमिक क्या है, निरंतर कार्य करती है। ये इनका कार्य होता है कि फूलों से फूलों का रस चूस कर लाना और फिर अपने छत्ते में आकर शहद का निर्माण करना, ठीक है। अब ये श्रमिक कैसे होते हैं, ये भी द्विगुणित होते हैं, 2N ही होते हैं। इनके अंदर भी जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो रहती है 32। एक और तरह की मधुमक्खी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं नर मधुमक्खी, या फिर इसका एक और नाम होता है ड्रोन। आपने आजकल देखा होगा ड्रोन के ज़रिए, हम कहते हैं ना कि ड्रोन के ज़रिए शहर में या नगर में देखा जा रहा है ऊपर से कि भाई कौन कौन अपने घर से निकल रहा है इस कोरोना काल में। आपने सुना होगा ये वर्ड ड्रोन, ठीक है। तो ये ड्रोन यहीं से आया है, मधुमक्खी, नर मधुमक्खी जो होती है उसे हम कहते हैं ड्रोन, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये होते हैं अगुणित, यानी कि इनके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो होते हैं 16, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि यह अगुणित मधुमक्खी होती हैं। मैं फिर से बता दूं, ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं मधुमक्खी के बारे में, ठीक है। मधुमक्खियों में 3 तरह के
मधुमक्खियाँ पाई जाती है। सबसे जो मेन लीडर होती है, जो मुखिया होती है, उसे हम नाम देते हैं क्वीन, हिंदी में कहते हैं रानी। ये द्विगुणित होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। ठीक है। इसका जो अपोजिट लिंग होता है वो होता है नर। ये भी एक ही रहता है पूरे छत्ते में, ये भी एक ही होता है और इनका कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ रानी के साथ निषेचन प्रक्रिया करना, यानी कि संतान उत्पन्न करना ही इस नर मधुमक्खी का काम होता है। ये कोई शहद का निर्माण में अपना योगदान नहीं देते हैं। शहद निर्माण का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर? वर्कर, श्रमिक मधुमक्खी। तो रानी और श्रमिक तो 2n होते हैं, जबकि जो नर, जिसे हम ड्रोन मधुमक्खी भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? वो n होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं। अब इनमें कैसे लिंग निर्धारण होता है मधुमक्खियों में, ये देखते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है, अब थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। रानी, और यहाँ पे हमने लिख दिया ड्रोन। रानी है यानी कि ये तो है मादा, ड्रोन और यानी कि ये है नर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? रानी आपको पता है, मैंने बताया कि रानी होती है 2n और ये होती है n। इनके मध्य निषेचन प्रक्रिया होती है। अब इनके जो युग्मक बनते हैं वो कैसे बनेंगे? 2n है यानी कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। आपको पहले की वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? आधा विभाजन। कि एक जो कोशिका है वो दो में बट जाती है और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कैसी हो जाती है? आधी आधी हो जाती है। कैसी हो जाती है? आधी आधी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या। यानी कि यहाँ पर एक n आ गया, आधा हो गया, 2n से क्या हो गया? n हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अब n है नर में, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो तो ये क्या हो जाएगा? होना चाहिए इसमें n/2, n/2, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। n/2 कुछ नहीं होता। जब ये पहले से ही अगुणित है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। दो तरीके के विभाजन होते हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री आधा, सूत्री की बात हो रही है गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र जो है वो आधे हो जाते हैं। 2n से हो गया n। समसूत्री विभाजन, सम मतलब बराबर, सूत्री शब्द इस्तेमाल हुआ है गुणसूत्र के लिए। तो जो समान, जो पहले n था वो अपने समान ही डुप्लीकेट बना देगा, तो ये हो जाता है n ही रहेगा। कोई n/2 जैसी चीज़ नहीं होती है, या n/2 जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो रानी में तो होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 2n बदल गया n में, और नर में क्योंकि n ही है वो अगुणित है तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा, तो ये बन जाएगा n। अब इसमें क्या होता है? इनके मध्य निषेचन होगा। n और n जब मिलेंगे तो ये बना देते हैं 2n। तो ये 2n या तो दोबारा से रानी ही बनेगी, या फिर ये क्या बन सकते हैं? दो कंडीशन रहते हैं, या फिर ये श्रमिक भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? ये श्रमिक भी बन सकते हैं, क्योंकि 2n जो है मैंने आपको बताया रानी भी है और श्रमिक भी 2n है, तो ये दोनों ही कंडीशन रहती है कि जब n मिलेंगे तो वो 2n बनाएंगे। वो 2n अब रानी भी कहलाई जा सकती है, हो सकती है मुखिया भी हो सकती है, या फिर वो 2n श्रमिक भी हो सकते हैं। दोनों तरीके के चांसेस रहते हैं। अब ये बात हो गई कि रानी और श्रमिक तो बन रहे हैं, तो क्या इसका मतलब नर बनेगा ही नहीं? ड्रोन पैदा ही नहीं होगा? अब जब वो पैदा नहीं होगा तो भाई कैसे चलेगी मधुमक्खी की ज़िंदगी? ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर एक दूसरी प्रक्रिया हो रही है जो मैं आपको पहले की वीडियो में समझा चुकी हूँ। आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने कुछ बताया था, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन, बिना निषेचन के जनन प्रक्रिया होना। अब देखना आपने अपने नोट्स में लिखा है, यहाँ पर क्या होता है? जो मादा युग्मक है वो बिना नर के साथ निषेचन किए सीधे ही क्या करती है? संतान की उत्पत्ति करती है। ठीक है, और ये संतान क्या बन गया? नर, जिसे ड्रोन भी कहते हैं। फिर से समझेंगे आप, n और n जब मिले तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में निषेचन प्रक्रिया हुई। निषेचन प्रक्रिया हुई, या तो रानी बनी या फिर श्रमिक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? बिना निषेचन।
बिना निषेचन की प्रक्रिया हुई, बिना निषेचन की प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। आई आपको बात समझ में? ये तो हो गया अनिषेक जनन और ये हो गया निषेचन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से नर और ड्रोन जो है वो कैसे पैदा होता है? वो सीधे ही मादा युग्मक से, नर का कोई योगदान नहीं है यहाँ पर, मादा युग्मक में ही बदलाव होकर बिना निषेचन के ही वो सीधा संतान की उत्पत्ति करता है, जिससे ड्रोन इस दुनिया में आता है, जिससे ड्रोन पैदा होता है। और ये रानी और श्रमिक बनने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अब मैं फिर से आपको अनिषेक जनन की परिभाषा लिखवा दूँ, हालांकि मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ, पर फिर से आप नोट कर लीजिए। अनिषेक जनन, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में पार्थिनोजेनेसिस। क्या हुआ था इसमें? इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही, इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से संतान उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, मादा मधुमक्खियों, जिसे हम रानी भी कहते हैं, से नर या ड्रोन की उत्पत्ति होना। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गई अनिषेक जनन। आप याद करो, मैंने आपको बताया था अनिषेक फलन, कभी कभी पूछा जाता है दोनों में क्या अंतर है, अनिषेक जनन तथा अनिषेक फलन में क्या अंतर है। अनिषेक फलन, देखो आप शब्द को ही अगर ध्यान से समझेंगे, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, शब्द को ही ध्यान से देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाता है। अनिषेक फलन, फलन यानी फल की बात हो रही है, पौधों की बात हो रही है, तो बिना निषेचन के ही पुष्प के द्वारा सीधे ही फल का निर्माण होना क्या कहलाया जाता है? अनिषेक फलन कहलाया जाता है। तो आप अपनी कॉपी में दोबारा से लिखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हम चीज़ पहले पढ़ चुके हैं तो क्यों लिखें। बेटा बोर्ड क्लास में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अपनी रफ कॉपी भरोगे, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करो, पहले पेंसिल से लिखो, फिर मिटाओ, फिर करो, एक पेज को आप कई बार यूज़ कर सकते हो। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बोर्ड एग्ज़ाम में, लिख के, मैं फिर से कहूँगी, चित्र बनाकर, लिख के, चीज़ों को हाईलाइट करना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें, ट्रिक्स आप अभी ध्यान रखो, क्योंकि जब तक ये आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे अपना, तो यूँ समझो कि आपका पढ़ा हुआ सब कुछ अधूरा है। नंबर लेना भी एक ट्रिक होता है, कैसे हम अच्छे नंबर पाएँ, ये सब भी एक ट्रिक होता है। तो आजकल हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क मैटर करता है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई ध्यान रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं टीचर से। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे आनुवांशिक रोगों के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए आप लोग। धन्यवाद।